बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 4 है और आपका टॉपिक है कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। एक ये देखेंगे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल भी हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। बीज के उगने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए। ठीक है, सो बीज के उगने के हालात टॉपिक है आपका कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन। बीज के उगने के लिए अंदरूनी हालात की भी ज़रूरत होती है और बैरूनी हालात की ज़रूरत भी होती है। सो सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन। बीज की जर्मिनेशन के लिए, बीज के उगने के लिए इंटरनल कंडीशन भी ज़रूरी होती हैं और एक्सटर्नल कंडीशंस भी ज़रूरी होती हैं। द इंटरनल कंडीशन इंक्लूड ए लाइव एम्ब्रियो एंड सफिशेंट फूड स्टोरेज। ठीक है, कि जो अंदरूनी फैक्टर्स होते हैं, जो अंदरूनी कंडीशंस होती है, उसमें क्या होना चाहिए, लाइव एम्ब्रियो का ज़िंदा होना ज़रूरी है। जो छोटा पौधा बीज के अंदर मौजूद है वो ज़िंदा होना चाहिए और उसके साथ सफिशेंट फूड स्टोरेज मौजूद हो, मुनासिब खुराक मौजूद हो। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल कंडीशन इंक्लूड, जो सबसे अहम बैरूनी हालात चाहिए, बैरूनी फैक्टर्स चाहिए, उनमें एक वाटर है, पानी, ऑक्सीजन है, फेवरेबल टेम्परेचर है, मुनासिब टेम्परेचर है, और चौथा फैक्टर क्या है, लाइट है, जो कि कहाँ दी गई है, इंफॉर्मेशन में इस टॉपिक के साथ में दी गई है। सो 4 एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, वाटर, ऑक्सीजन, फेवरेबल टेम्परेचर, मुनासिब टेम्परेचर, और चौथी चीज़ रोशनी, लाइट। जबकि अंदरूनी कंडीशन में क्या क्या ज़रूरी हैं, लाइव एम्ब्रियो एंड सफिशेंट फूड स्टोरेज। सो बेटा स्केच से भी देख लें आप कि सीड जर्मिनेशन के लिए 2 कंडीशंस चाहिए, एक इंटरनल कंडीशंस चाहिए होती हैं और एक एक्सटर्नल कंडीशंस चाहिए, यानी कि बीज के अंदर के हालात भी ज़रूरी हैं और बाहर के हालात भी बीज की जर्मिनेशन के लिए, बीज के उगने के लिए ज़रूरी होते हैं। अंदर की बात करें तो लाइव एम्ब्रियो होना चाहिए। ये जो एम्ब्रियो मौजूद है ये ज़रूरी है कि ये ज़िंदा हो, ये मर ना चुका हो। अगर ये मरा हुआ है तो बीज की जर्मिनेशन नहीं होगी, सीड से पौधा नहीं बनेगा। सो ये एम्ब्रियो जो है ये क्या होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, ज़िंदा होना चाहिए। और ये एम्ब्रियो के साथ जो खुराक मौजूद है, जिसको आप एंडोस्पर्म टिश्यू बोलते हैं, जो कि ट्रिप्लैड होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म टिश्यू, जो कि ट्रिप्लैड होता है, उसके अंदर जो खुराक है वो मुनासिब होनी चाहिए। सो सफिशेंट फूड स्टोरेज होनी चाहिए इसके अंदर और ये एम्ब्रियो ज़िंदा हो। जबकि जो बाहर के हालात हैं, देखिए पानी बाहर से आता है, ऑक्सीजन बाहर होती है बीज के बाहर, और टेम्परेचर भी बाहर होता है और लाइट भी बाहर से आती है। एक्सटर्नल कंडीशन में एक वाटर है, एक ऑक्सीजन है, एक फेवरेबल टेम्परेचर है और एक लाइट है। सबसे पहले हम डिटेल देखते हैं वाटर की, कि पानी एक्सटर्नल फैक्टर है और बैरूनी कंडीशन है जो बीज के उगने के लिए ज़रूरी होती है। Seed of the most plant have low water content and germination cannot occur until seed coat or other tissues have imbibed or taken in water। तो इसमें आपने क्या करना है, सीड ऑफ द मोस्ट प्लांट हैव लो वाटर कंटेंट, यानी कि बीज जो होता है, बीज खुद, उसके अंदर पानी की मिकदार कम होती है, उसका अपना पानी क्या होता है, कम होता है। सीड ऑफ द मोस्ट प्लांट हैव लो वाटर कंटेंट, ज़्यादातर पौधों के जो बीज होते हैं उसमें पानी की मिकदार कम होती है, ज़्यादातर पौधों के बीजों में पानी की मिकदार कम होती है। एंड जर्मिनेशन कैन नॉट अक्कर, तो लिहाजा उनमें जर्मिनेशन नहीं होगी अनटिल, तब तक सीड कोट और अदर टिश्यूज़ हैव इम्बाइब्ड वाटर, जब तक वो सीड कोट और दूसरे टिश्यू
इम्बाइब वाटर ना कर लें, पानी को जज़ब ना कर लें। जब तक सीड कोट यानी कि वो छिलका और अंदर जो टिश्यूज़ हैं जब तक वो पानी को जज़ब नहीं कर लेते तब तक जर्मिनेशन नहीं होगी, क्योंकि अंदर का पानी कम है, बीज के अंदर का पानी कम है और बीज की जर्मिनेशन तब तक नहीं हो सकती जबकि वो सीड कोट और दूसरे टिश्यूज़ पानी को इम्बाइब नहीं कर लेते। इम्बाइब का मतलब है पानी को जज़ब नहीं कर लेते, पानी को अंदर नहीं लेके जा सकते। जब तक वो अंदर नहीं ले जाएंगे, जब तक वो जज़ब नहीं करेंगे, तब तक जर्मिनेशन नहीं हो सकती। The absorbed water is used in the digestion of the stored food and it also help in the elongation of the hypocotyle and the epicotyle। अब जो पानी जज़ब हो जाएगा, जो पानी अंदर जाएगा बीज के, वो जो खुराक मौजूद है, अब जो पानी बीज के अंदर जाएगा, जो वाटर जो पानी बीज के अंदर जाएगा वो क्या कराएगा, वो खुराक की जिसको एंडोस्पर्म टिश्यू कहते हैं उसकी डाइजेशन कराएगा। उसकी क्या कराएगा, डाइजेशन कराएगा। आप कहेंगे सर पानी कैसे उसको तोड़ता है? बेटा ये पानी जब अंदर जाएगा तो अंदर के जो एंजाइम होते हैं वो पानी की मौजूदगी में काम करते हैं। एंजाइम वैसे भी बेटा जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में काम करते हैं, पानी के मीडियम में काम करते हैं। जैसे पानी अंदर जाएगा अंदर के एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और फिर वो एंजाइम क्या करेंगे, खुराक को तोड़ देंगे और खुराक जब टूटेगी तो उससे निकलेगी एनर्जी। उससे क्या निकलेगी, एनर्जी, और ये सारी एनर्जी मिलेगी एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो का एपिकोटाइल लंबा हो सकता है, कुछ पौधों में हाइपोकोटाइल भी लंबा हो सकता है और जर्मिनेशन हो जाएगी। तो ये आपने वाटर का फैक्टर देखा, वाटर की कंडीशन देखी कि वाटर किस तरह ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए ज़्यादातर जो बीज होते हैं उनमें पानी की मिकदार कम होती है और तब तक जर्मिनेशन का अमल नहीं होगा जब तक वो सीड कोट या दूसरे टिश्यू पानी को जज़ब नहीं कर लेते। और जो पानी जज़ब हो जाता है, जब पानी अंदर चला जाता है तो अंदर जाके वो पानी क्या करेगा, खुराक की डाइजेशन शुरू करा देगा। वो मैंने कंसेप्ट बता दिया, बेसिकली वो एंजाइम को एक्टिव करेगा, एंजाइम फिर खुराक को तोड़ेंगे। जब खुराक टूटेगी तो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी इस्तेमाल करेगा वो छोटा एम्ब्रियो नन्हा पौधा और पौधा बन जाएगा। इसके अलावा जो पानी है वो इलांगेशन करता है, लंबा कर देता है, कुछ पौधों में हाइपोकोटाइल को और कुछ पौधों में एपिकोटाइल को। अगर हाइपोकोटाइल इलांगेट करेगा तो एपाजियल जर्मिनेशन होगी, अगर एपिकोटाइल लंबा होगा तो जर्मिनेशन हाइपोजियल जर्मिनेशन होगी। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए? ऑक्सीजन O2 क्यों ज़रूरी है? ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन इन द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है बेटा? ये एक अमल होता है जिसमें ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन का बांड है जिसको कहते हैं CH बांड। ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज में मौजूद या खुराक में मौजूद CH बांड को तोड़ती है, जिसके नतीजे में जब ग्लूकोज टूट जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। और एनर्जी किस शक्ल में खारिज होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन किस अमल के लिए ज़रूरी है? ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक हो गया, खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और अमल किसकी मौजूदगी में होगा? एंजाइम की मौजूदगी में होगा। और एंजाइम को एक्टिव करने में किसका रोल होगा? वाटर का होगा। तो वाटर भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। वाटर एंजाइम को एक्टिव करेगा जबकि ऑक्सीजन ग्लूकोज को, खुराक को तोड़ेगी। किस अमल के ज़रिए? रेस्पिरेशन के लिए। सो ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन इन द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। के एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए कौन ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है। और जो सेल्स होंगे वहाँ पे जो भी खुराक पहुँचेगी उस खुराक को ऑक्सीजन तोड़ेगी। किस अमल के ज़रिए? रेस्पिरेशन के ज़रिए। सो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। आगे चलते हैं, तीसरी एक्सटर्नल कंडीशन टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर। सीड डिफर ग्रेटली इन देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन। मुख्तलिफ़ किस्म के बीज होते हैं, कुछ को क्या टेम्परेचर चाहिए, कुछ को क्या टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ को 25 चाहिए, कुछ को 15 चाहिए, कुछ को 10 चाहिए, कुछ को 27 चाहिए। सो इसको कहते हैं सीड डिफर, बीज मुख्तलिफ होते हैं ग्रेटली इन देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फॉर द जर्मिनेशन, के उनको जर्मिनेशन के लिए मुख्तलिफ टेम्परेचर चाहिए होता है। मुख्तलिफ बीजों को जर्मिनेशन के लिए मुख्तलिफ टेम्परेचर चाहिए। MCQs आ रहा है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द seed of the most plant ranges
फ्रॉम 25 to 30 डिग्री। 25 to 30 याद रखिएगा कि ज़्यादातर पौधों के जो बीज होते हैं उनकी जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है दैट इज़ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, कि ज़्यादातर जो पौधों के बीज होते हैं वो इस टेम्परेचर पे उगते हैं, उनकी जर्मिनेशन इस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होती है, लिहाजा ये टेम्परेचर क्या बन जाता है, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर बन जाता है। तो ये देखा आपने कि मुख्तलिफ सीड्स को मुख्तलिफ टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए, मगर ज़्यादातर बीजों के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है दैट इज़ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक टॉपिक बेटा आपने कवर किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स। मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। याद रखिएगा बेटा, ज़्यादातर जो जानवर होते हैं ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। सो मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इसका मतलब उनमें गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, उनमें गैमेट्स बनते हैं, उनमें मियासिस होती है, उसमें दो जानदार हिस्सा लेते हैं। मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज़्यादातर जानवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई हुई है, आपको समझाई हुई है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आए तो उसमें गैमेट्स का मतलब गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, गैमेट्स का ताल्लुक होगा बेटा, ठीक है। कौन इन्वॉल्व होंगे? गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, और पहले पहले गैमेट्स क्या करेंगे, गैमेट्स बनेंगे, और उसको बोलते हैं गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। जब गैमेट्स बन जाते हैं तो फिर गैमेट्स का मिलाप होता है जिसको बोलते हैं फ्यूजन, और गैमेट फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और गैमेट्स के मिलाप को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस भी होती है, यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन भी होती है, और फिर गैमेट्स का मिलाप भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होती है। और एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को एग या अंडा बोलते हैं। तो ये आपने देखा, ज़्यादातर जानवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बुनियाद है उसमें गैमेट्स बनते होते हैं, फिर नर और मादा गैमेट का मिलाप फ्यूजन होता है। आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बेटा याद रखिएगा, फॉर्मेशन, आपने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस, आपको पता हो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इज़ कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स के बनने को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेट्स के बनने को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉयड गैमेट्स। The male and the female gametes, which are sperm and egg cells or the ova, are produced in specialized organ called gonads. अब बेटा ये थोड़ा सा देखना है, पहले तो डेफिनेशन होगी गैमेटोजेनेसिस क्या है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब इसका प्रोसेस क्या है? इन दिस प्रोसेस ए डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल, सबसे पहले क्या होता है बेटा, एक डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल होता है, डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल। और याद रखना, जब भी मदर सेल आ जाए तो आपने उसको डिप्लॉयड कहना होता है, ठीक हो गया, वो डिप्लॉयड होता है, उसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। सो क्या होगा, सबसे पहले एक डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल होगा, और वो जो डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल है वो मियासिस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा बेटा? मियासिस से गुजरेगा। एक मियासिस 1 होती है और एक मियासिस 2 होती है, और जब वो मियासिस से गुजरेगा तो उससे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड के लिए सिंगल एन होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड चीज़ में क्या फ़र्क है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, जब ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में हो, इस क्रोमोसोम ने जोड़ा बनाया हो, इस क्रोमोसोम ने भी जोड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, इस क्रोमोसोम ने भी जोड़ा बनाया हुआ है। जबकि यहाँ पे देखें, अगर हम इस सेल में देखें तो ये क्रोमोसोम भी अकेला है,
ये क्रोमोसोम भी अकेला है और ये वाला क्रोमोसोम भी अकेला है। ठीक हो गया। तो ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होते हैं, ऐसे सेल को हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। और ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम अकेले अकेले होते हैं, पेयर की शक्ल में नहीं होते, उस सेल को हम कहते हैं हैप्लॉयड सेल। और उसके बाद इसको 2n से ज़ाहिर किया जाता है और इसको 1n से ज़ाहिर किया जाता है, या सिंपल n से ज़ाहिर किया जाता है, या बड़े n से भी ज़ाहिर किया जा सकता है। सो दिस इज़ हैप्लॉयड सेल एंड दिस इज़ डिप्लॉयड सेल। तो क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस जब होती है तो एक डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल होता है, डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल होता है, उसमें कौन सा अमल होता है, मियासिस का, जिससे क्या बनते हैं, हैप्लॉयड, क्या, हैप्लॉयड गैमेट्स बनते हैं। आगे चलते हैं। द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स विच आर स्पर्म एंड एग सेल आर ओवा, अंडे को ओवा भी बोलते हैं, आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड गोनेड। थोड़ा सीख लें बेटा, स्केच मैंने बना दी है। एक होता है स्पर्म जो कि मेल सेक्स सेल होता है, नर जिनसी सेल होता है, उसको स्पर्म कहते हैं, मेल सेक्स सेल स्पर्म कहलाता है। फीमेल सेक्स सेल मादा जिनसी सेल, उसको एग भी बोलते हैं, अंडा भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं, जमा है उसकी ओवा, ओवम एक, ओवा ज़्यादा। सो एग, ओवम, ओवा फीमेल सेक्स सेल है, जबकि स्पर्म मेल सेक्स सेल है। और इसी स्पर्म को, इसी एग को हम कहते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं, गैमेट्स। अंडे और स्पर्म को गैमेट्स कहा जाता है। अब ये जो मेल सेक्स सेल है जो कि स्पर्म कहलाता है, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में बनता है। ये स्पर्म एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, एक ख़ास ऑर्गन में, एक ख़ास साख्त में बनता है, उसको कहते हैं टेस्टीज। जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम, उस ऑर्गन का नाम टेस्टीज होता है। और जिस ऑर्गन के अंदर अंडा या ओवम एग बनता है, उस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का नाम, उसका नाम ओवरी होता है। इस टेस्टीज और ओवरी को हम गोनेड्स कहते हैं। टेस्टीज और ओवरीज को गोनेड्स कहते हैं। और ये क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिनमें स्पर्म बनता है, जिनमें एग बनता है। तो अंडे स्पर्म को गैमेट्स, क्लियर कर लें, अंडे स्पर्म को गैमेट्स और टेस्टीज और ओवरीज को गोनेड कहते हैं। जहाँ पे अंडा और स्पर्म बनते हैं उनको गोनेड्स कहते हैं, और ये अंडा स्पर्म खुद क्या कहलाते हैं, दोनों मिला के गैमेट्स। और इनका बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अगर अलग करें, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, और ओवम का बनना, अंडे का बनना ओजेनेसिस कहलाता है। तो इसको क्लियर कर लें कि द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स विच आर स्पर्म एंड एग सेल इज आल्सो कॉल्ड ओवम, these are produced in specialized organ which are called gonad। कि अंडा और स्पर्म स्पेशल ऑर्गन्स में बनते हैं, उनको गोनेड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, गोनेड। मेल गोनेड्स आर टेस्टीज। मेल गोनेड क्या कहलाते हैं, टेस्टीज। जो मेल के गोनेड होते हैं, किसके गोनेड, मेल के गोनेड जो होते हैं वो टेस्टीज कहलाते हैं, जबकि फीमेल के गोनेड्स को ओवरी कहा जाता है। टेस्टीज में स्पर्म बनता है और ओवरी में अंडा बनता है। सो फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरी, मेल गोनेड इज कॉल्ड टेस्टीज। आगे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टीज इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टीज के अंदर स्पर्म का बनना, टेस्टीज के अंदर, टेस्टीज हैं और इनके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। इस अमल का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। So formation of sperm in the testes is called spermatogenesis, while the formation of egg or ovum in the ovary is called oogenesis। oogenesis कि ओवरी के अंदर अंडे का बनना oogenesis है, और टेस्टीज के अंदर स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ये क्लियर कर दिया आपने। द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल इन द ओवरी इज कॉल्ड oogenesis एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टीज इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टीज में स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, जबकि ओवरीज में अंडे का बनना oogenesis कहलाता है। तो बेटा एक चीज़ रह गई थी, चौथा फैक्टर हमने देखना था। ये आपका टॉपिक कवर हो चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कवर हो चुका है। अब एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन में लाइट के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में, लाइट के बारे में। और लाइट भी
पानी की तरह, ऑक्सीजन की तरह और टेम्परेचर की तरह लाइट भी क्या होती है, ज़रूरी होती है किसके लिए, बीज की जर्मिनेशन के लिए, बीज की जर्मिनेशन के लिए। कैसे, जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ द मैनी प्लांट इज आल्सो फेवर्ड बाय द लाइट, के बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं उनमें जो जर्मिनेशन होती है उनको फेवर करती है कौन, लाइट फेवर करती है, यानी कि बड़ी मदद करती है, हेल्प करती है। सो बहुत सारे पौधों के बीजों की जर्मिनेशन के लिए लाइट मददगार साबित होती है। इन अदर जर्मिनेशन इज़ रिटार्डेड बाय लाइट। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर पौधों के बीजों में लाइट मदद करती है, कुछ पौधों के बीज होते हैं जिनमें ये क्या करती है, लाइट जर्मिनेशन को रिटार्ड करती है, रोकती है। ज़्यादातर पौधों में जर्मिनेशन में मदद करती है, कुछ पौधों के बीजों में ये लाइट, ये रोशनी जर्मिनेशन को रिटार्ड करती है, रोकती भी है। सो ये भी तो एक्सटर्नल फैक्टर है, ये भी एक्सटर्नल कंडीशन है, बैरूनी हालत है, बैरूनी फैक्टर है जो कि बीज की जर्मिनेशन के ऊपर असरअंदाज होता है। ये आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।